तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इस ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले बेसिकली है क्या है, इट इज ब्रांच, जो हम लिख देते हैं जरा इसके बारे में। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थोड़ा सा इसका हैंडराइटिंग उतना बढ़िया नहीं आएगा। फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ which deals with study of force field potential and application of static charge। स्टैटिक चार्ज का बेसिकली मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक चार्ज का बेसिकली मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स एक बार में नहीं खत्म होता है ना, इसलिए थोड़ा पेशेंटली सुनेंगे। नाम से भी लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब आपका जो है चार्ज जब रेस्ट, स्टैटिक्स वर्ड यहाँ पर आ देख लीजिए, जो स्टैटिक वर्ड आ रहा है, और इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज का चर्चा कर रहा है। हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, स्टैटिक फिलहाल आप लोग चार्ज का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जानते ही, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस बेसिस पर हम आपको कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब बोलेगा सर चार्ज मोशन में आएगा तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके पास सिंपली एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो ये एक फिजिक्स का डिफरेंट ब्रांच यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जन्म देता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, यही इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में चला है तो यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, जो सेकंड चैप्टर आपका है। अगर कोई तार करंट लेके जा रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो उसके थ्रू हम बोलते हैं करंट जा रहा है, लेकिन उसके आसपास के एरिया में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ठीक है, इसके आसपास के एरिया मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, तो आपका तीसरा चैप्टर आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और जो चौथा चैप्टर आपका है तो हम उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करना सीखते हैं, या कहो करंट जनरेट करना सीखते हैं। इसमें कहें कि चारों का चारों चैप्टर जो है एक दूसरे से लिंकअप। ठीक है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर का अच्छा कॉन्सेप्ट रहने के बाद हम लोग को बाकी चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट लेना काफी आसान हो जाएगा। तो पूरे चैप्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, पूरे यूनिट को 4 चैप्टर में बांटेंगे, है ना। जिसमें पहला चैप्टर हम लोग का होगा चार्ज एंड फोर्स। पहला चैप्टर में जानेंगे चार्ज एंड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चार्ज एंड फोर्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग का होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर, हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। कौन पूछना चाह रहे हैं? अनिकेत, हाँ हम बोलिए। सर। हाँ यस बोलिए। सर। वेट 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 सर वेट आप। वेट। हाँ, इसमें हाथ बैठा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना। अगला चैप्टर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फोर्थ जो होगा आपका, है ना, फोर्थ आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर आपका ये आएगा। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत नहीं आप लोग होना चाहिए। ये 4 चैप्टर में बांट कर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 में आते हैं, जो कि है आपका मतलब चैप्टर वाइज हम शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो कि हम लोग का है चार्ज एंड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हम लोग का है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक इसमें आएगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सबसे पहला आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है।
कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनको आपस में जब हम रफ करते हैं तो वो क्या करते हैं, आसपास के छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि अगर आप ग्लास को, ये लिस्ट आप लोग भी देंगे, है ना, आप लोग एग्जाम में लिस्ट ही मेन याद करना है। यहाँ पर देखो, जैसे जो सपोज को आपके पास ग्लास है, ग्लास को यदि आप सिल्क पर रगड़िएगा तो क्या देखा कि ग्लास जो होता है छोटे छोटे, अगर मान लो ग्लास ग्लास छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। ग्लास के बाद यदि आप लोग कैट्स फर, कैट्स फर या सिंपली फर किसी चीज का, बिल्ली का खाल लो, कुत्ते का खाल लो, जो भी लो, खाल समझते हो तो लो, फर्क मतलब वही होता है। इसको यदि हम लोग अंबर से रगड़ते हैं, अंबर क्या आपको बताएंगे, सिल्क आप तो समझते हैं, अंबर क्या हम बताएंगे। अंबर एक तरह का रीजन फिलहाल जानकारी है, मतलब किसी पेड़ से प्राप्त होता है ना। इसका पिक्चर आप लोगों को लास्ट क्लास में हम दिखाने की कोशिश की, देखिए ये जो है अंबर, ये अंबर होता है एक तरह का पेड़ से प्राप्त होने वाला रेजिन है ये, जिसे रबड़ प्राप्त होता है ना। इस टाइप का ये भी है, जैसे कि आप आम के पेड़ में लाल लाल रंग का जो निकलता है वो भी एक तरह का रेजिन निकल आता है, ये भी एक तरह का रेजिन है। तो अंबर एक तरह का रेजिन है, इसको कैट्स फर से रख रखेंगे तब भी देखते हैं कि दोनों में ग्लास ग्लास सिल्क दोनों क्या करता है, कागज के टुकड़े अटैच करता है, कैट्स फर और अंबर भी अटैच करता है। वही नहीं, अगर आप ह्यूमन हेयर को, मान लो हम ह्यूमन हेयर को मान लो इबोनाइट रड से रगड़ते हैं, इबोनाइट रड से, ठीक है। इबोनाइट रड भी एक तरह का रेजिन है और ये जनरली सिगार वगैरह में यूज होता है। आप लोग देखते होंगे इस तरह का सिगार वगैरह, इधर का तो ऐसा कल्चर नहीं है, विदेशी लोगों का कल्चर होता है, ये सिगार वगैरह पीते हैं बहुत लोग। तो इस सिगार का ये जो पाइप होता है, ये इसको आप च्युइंगम की तरह चबा सकते हैं, है ना। ये एक्चुअली हाँ खत्म नहीं होता, इसको चबा 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 के लोग धीरे धीरे इससे क्या करता है, इसको सक करता है, जैसे स्मोकिंग टाइप का ये भी प्रोसेस है। तो वो इबोनाइट का बना रहता है, बहुत सॉफ्ट एक तरह का ये मटेरियल होता है, जैसे अंबर है वैसे इबोनाइट है। इसी तरह से अगर आप और भी कोई भी उलन क्लॉथ ले लो, किसी भी तरह का उलन अगर आप क्लॉथ लेते हैं, सपोज करो किसी तरह का उलन क्लॉथ लेते हैं और इसको भी आप सपोज करो प्लास्टिक से रगड़ते हैं, किसी प्लास्टिक से रगड़ते हैं, सपोज करो प्लास्टिक से आप रगड़ते हैं, तब भी यही देखा गया है कि वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक दोनों को दोनों आसपास के कागज के टुकड़ों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यही नहीं, मान लिया ह्यूमन हेयर की जगह वुलन क्लॉथ आप यहाँ भी रख दें, सपोज को वुलन क्लॉथ हम यहाँ यूज करते हैं, यहाँ अगर हम लोग वुलन क्लॉथ का इस्तेमाल करें तब भी क्या होगा कि ये वुलन क्लॉथ और ये सब आसपास के कागज के टुकड़ों अट्रैक्ट करता है। लेकिन अब सपोज को एक थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं, जो ग्लास है, ग्लास को कैट्स फर के पास ले जाते हैं, या मान लो ये ग्लास को हम सिल्क से रगड़ें, ये ग्लास है इसको सिल्क से रगड़ें, और ये हमारा उलन क्लॉथ है, सपोज को ये हमारा उलन क्लॉथ है, ये इतना बड़ा कपड़ा है, इसको हम किससे रगड़ें, इबोनाइट रड से रगड़ें या प्लास्टिक से रगड़ें, एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ऐसा देखा कि दोनों एक दूसरे क्या करता है, रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को क्या करता है, ये एक दूसरे को दूर फेंक रहा है एक दूसरे से। तो इस तरह से बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया कई तरह के मटेरियल्स पे और पाया गया कि बेसिकली ये क्या होते हैं, एक दूसरे से रगड़ने के बाद चार्ज हो जाते हैं। चार्ज वर्ड इसलिए उस समय इस्तेमाल किया गया क्योंकि चार्ज होने का मतलब क्या, कोई चीज काम कर रहा है। तो ग्लास क्या करता था, सिल्क से रगड़ने के बाद आसपास के कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगता था, हम बोलते थे चार्ज है, ठीक है। आगे चल के जब चार्ज का कॉन्सेप्ट और बेटर हुआ तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आता है ना, एक वैज्ञानिक का नाम आएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, बड़ा दिक्कत होता है पेंसिल लिखने में। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट किया। आप लोग बहुत डिटेल जाने की जरूरत है, बस नाम जानिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था। तो आगे चल के जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट आया तब जाके क्लियर हुआ कि नहीं, ग्लास और सिल्क दोनों चार्ज तो होता है लेकिन इसके चार्ज का नेचर और इसके चार्ज होने का नेचर अलग अलग होता है।
ग्लास पर जो चार्ज सर आता है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, यहीं से पॉजिटिव चार्ज सर कॉन्सेप्ट है। हाँ बोलो। सर वहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखे हैं। हाँ हाँ, बेंजामिन लिखे हैं, BNJAMIN। क्या नहीं पढ़ पा रहा क्या? BE है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या कोई दिक्कत? क्या पढ़ने में नहीं दिक्कत हो सर, रहा है क्या? और थोड़ा गोल नहीं गोल। सर ठीक। अरे टैब वाला वही दिक्कत होता है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये काफी दिन बाद ये कॉन्सेप्ट आया। आप लोग लास्ट क्लास में भी कुछ कुछ चीज बता रहे थे कि ये एक्चुअली बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हम फिर से अंबर पर आएंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि ये एक्सपेरिमेंट यहीं से शुरू हुआ था। बहुत सारे सब्सटेंस को आपस में रगड़ा गया, ठीक है। तो बोला गया कि देखा गया आसपास के कागज को टुकड़ों को ये चार्ज क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये चार्ज हो गया, ठीक है। बाद में देखा गया कि बेसिकली दो तरह का चार्ज इन पर आता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पर नेगेटिव चार्ज आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन कॉन्सेप्ट के बाद। पॉजिटिव चार्ज का ही एक और नाम दिया था विट्रस चार्ज। आप लोग कहीं के बुक्स वगैरह में देखिएगा, इसका नाम विट्रस भी होता है, VITREOUS, विट्रस बोलते हैं इसको। और नेगेटिव चार्ज को रेजिनस कहा जाता है ना, नेगेटिव चार्ज को रेजिनस बोला जाता है, रेजिनस चार्ज। तो ये दो तरह कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज और विट्रस चार्ज इसको कहते हैं, रेजिनस चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज को विट्रस चार्ज। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि यदि ग्लास को हम सेल से रगड़ते हैं तो किस पर विट्रस चार्ज आता है, ठीक है। तो आप बताइए ग्लास पर जाता है विट्रस चार्ज, या पूछे पॉजिटिव चार्ज तो ग्लास पर जाते हैं। बाकी फेनोमेनन और डिटेल हम चलेंगे कि आखिर ग्लास को सिल से रगड़े तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज कैसे है, सिल पर नेगेटिव चार्ज कैसे है। लेकिन ये जो फेनोमेनन है जिसमें कि हम दो सब्सटेंस को आपस में रगड़ते हैं, ध्यान सुनिएगा फिर हम उसको लिख भी देते हैं। ये जो फेनोमेनन है जिसमें कि दो सब्सटेंस को हम आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, और उन पर क्या होता है, चार्ज चला आता है, इस फेनोमेनन को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि दिस चार्ज इज डेवलपिंग ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आप बोले सर फ्रिक्शनल चार्ज भी नाम रख सकते थे ना, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली रिलेटेड टू द फेनोमेनन ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ एनी सब्सटेंस। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं तो किसी सब्सटेंस की जो करंट का फ्लो करना, उसका चार्ज होना डिस्चार्ज होना, सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली फ्लो को नहीं, जब चार्ज रेस्ट में होता है उसका स्टडी करता है ना। तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तो कॉन्सेप्ट आप लोग एग्जाम, आप लोग नोट्स अगर लिखिएगा तो बस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक देकर ये वाला टेबल बना लीजिएगा, है ना। ये सब बाकी साइड नोट्स की तरह है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन के तौर पर अगर जानना चाहो तो हम सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन, इस बात को लिख देते हैं, व्हेन टू सब्सटेंस, टू और मोर, है ना, टू और मोर substances are rubbed with each other, then rubbed with अच्छा एक काम करो, इसका डिफिनेशन थोड़ा चेंज करो, किसी के साथ नहीं, सुटेबल मटेरियल होना चाहिए, है ना। यहाँ पर लिख दो कि when a an object, when an object is rubbed with a suitable material, rubbed with a suitable material, it attracts small pieces of papers and straws. straws मतलब हो गया घास फूस आ गया। This phenomenon
इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम सिंपली बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद द property develops inside the object, है ना, इनसाइड द ऑब्जेक्ट या इन द ऑब्जेक्ट ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो प्रॉपर्टी डेवलप्ड इन द ऑब्जेक्ट, the property developed in the object is called, जो प्रॉपर्टी डेवलप करता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक क्लियरेंस हो गया। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि, हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए, अब है कि आखिर कैसे सारा प्रोसेस हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि ग्लास हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, सिल्क हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग, मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग ऑफ, किसी का पढ़ते हैं, चलो ग्लास रॉड का ही पढ़ लेते हैं, ग्लास रॉड एंड सिल्क। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ग्लास रॉड और सिल्क में आखिर चार्जिंग का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि जितने मटेरियल होते हैं किससे बने रहते हैं, एटम से। ऑल मटेरियल्स आर मेड ऑफ इसलिए हम पीडीएफ फाइल भेजना चाह रहे हैं, इसका स्क्रीन बहुत बेटर नहीं हो पाता है। मेड ऑफ एटम्स, सर मेड को भी एक बार रब करके अच्छा से लिख दीजिए ना। आर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये तो सिंपल सी बात है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल से बनते हैं। अब देखिए, व्हेन ए ग्लास इज rubbed with silk, जब ग्लास को सिल्क से रब करते हैं देन क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क पे ट्रांसफर हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, और एक्सप्लेन करेंगे, एंड silk acquires नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो होता क्या है, सपोज को ये हमारे पास ग्लास है,
और ग्लास को थोड़ा मोटा बनाया और पतला सा मान लो ये सिल्क, ये मान लो ये सिल्क। अभी क्या है, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास मान लो अगर इसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये न्यूट्रल में है, शुरू की बात बता रहे हैं, ये न्यूट्रल है। वैसे ही यहां चले आइए, वैसे यहां चले, ये सिल्क है, सिल्क में क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, इसमें भी जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज करने का मतलब समझिए इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब हो गया आयन, हो गया कोर, हो गया कोर, जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में रहता है वो हो गया। अब जब आपस में दोनों का आप रगड़िएगा, ठीक है, तो देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें है उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव का मतलब हो गया यहाँ पर क्या है कि आपका ये आयन कोर के बारे में बात बोल रहा हूँ, मतलब जो आपका प्रोटॉन जो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस बहुत हैवी चीज होता है। तो जब भी आप दोनों का आपस में रगड़िएगा तो न्यूक्लियस का ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। या तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा या तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा। ठीक है, सपोज करो जब ग्लास को सिल्क से रगड़ते तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और इस पर आ गया। अब इससे जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसका नेचर क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। और इसका नेचर क्या होगा ओवरऑल, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ओवरऑल नेचर इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है, चार्जिंग होता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर इस पर इसी का इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, तो ये आपका मटेरियल फिर नेचर पर चला जाएगा, वो नहीं समझेंगे, आपको बस मैकेनिज्म समझना है, रीजन नहीं जानना कि क्यों ट्रांसफर हो रहा है। तो मैकेनिज्म यही है कि इसका जो है नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा किस पर, सिल्क पर। ये आपका सिल्क है, ये ग्लास रॉड है, ये आपका ग्लास रॉड है। तो ग्लास का नेगेटिव पार्ट इस पर ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। ठीक इसी तरह से अगर मान लो हम, हमारा ये हेयर, ये ह्यूमन हेयर है मान लो, और ये आपका कॉम्ब है। तो जब हम लोग कॉम्ब को ह्यूमन हेयर से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जब या कंघी करते हैं, तो क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है कॉम्ब पर। जब कॉम्ब पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पहले ये न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर था, और इसका जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना। तो जो हम लोग का लिस्ट है आप उसमें देखिए, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ग्लास जो होता है वो पॉजिटिव हो रहा है, सिल्क नेगेटिव हो रहा है, कैट्स पर पॉजिटिव हो रहा है, अंबर नेगेटिव हो रहा है। अंबर एक तरह का रेजिन है, आपको हम शुरू में इसका डायग्राम में दिखा दिए हैं। वैसे ही इबोनाइट रड के साथ भी होता है। और इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कि अंबर को इबोनाइट रड से रगड़ देंगे तो क्या होगा। तो देखिए किसी को आप किससे रगड़ सकते हैं, हम इतना ही पर लिमिट करेंगे अपने आप को। पूरा लिस्ट मेरे पास है, आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे उसका, है ना, वो सारा ग्रुप में हम सेंड कर देते हैं, लेकिन आप लोग उतना लिस्ट कर। इबोनाइट हाँ बोलिए बोलिए। इबोनाइट रेड मतलब? इबोनाइट एक तरह का रेजिन है, ठीक है, आप नेट पर सर्च करेंगे ना। अंबर की तरह। हाँ अंबर की तरह ये रेजिन होता है एक तरह का, ये भी पेड़ से ही प्राप्त होता है। जैसे अंबर जो होता है पाइन ट्री से प्राप्त होता है, पाइन ट्री जनरली हिमालय का रीजन में मिलता है। तो व्हाइट रंग का एक द्रव्य होता है जिस पर कि टेम्परेचर के चलते कलर चेंज कर सकता है, या कोई चीज इन कर, नहीं देखा था चीटी उसके अंदर था, कोई चीज इन कर जाएगा तो उसका उस तरह का डिजाइन भी बदल जाता है। तो अंबर है वैसे ही इबोनाइट है ना। और सारा कहानी लास्ट क्लास में आप लोग बताया, अच्छा बहुत लोग नहीं थे, वीडियो पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं, आपको बताया था कि अंबर से ही एक्चुअली कॉन्सेप्ट आया था फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। अंबर से ही बेसिकली, इतना हम रगड़ देंगे फिर लिखिए कैसे तुरंत नोट्स। अंबर से ही बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का। आपको बताया था कि लगभग 2000 लगभग 600 BC, 600 BC पहले, 600 BC पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थाल्स ऑफ मिल्टस, थाल्स ऑफ मिल्टस थे।
है ना। ये जो थाल्स ऑफ मेल्टर्स थे, इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने देखा था कि अंबर जो है इसको किसी से रगड़ने पर कागज के टुकड़ों पर अटैक करने लगता है। यहीं से कॉन्सेप्ट आया था कि भाई अंबर चार्ज होता है। तो लगभग फिर 2000 साल बाद इसका बहुत सारा नाम आ गया, इस बीच में बहुत सारा इसका इस्तेमाल था, बहुत सारा इसका नाम आ गया, बर्नस्टोन कहा जाने लगा, इलेक्ट्रम कहने जाने लगा, इसका ज्वेलरी में इस्तेमाल होने लगा। तो 2000 साल बाद अब इसके जैसा जो भी काम करता था उसको इलेक्ट्रिकस कहने जाने लगा। 2 साल बाद जो भी चीज अंबर की तरह काम करता है उसका नाम इलेक्ट्रिकस कहा जाता था, इलेक्ट्रिकस। और यहीं से वर्ड आपका इलेक्ट्रिक वर्ड आया, इलेक्ट्रिसिटी आया और इलेक्ट्रिक चार्ज आया, सब कुछ यहीं से आया। अंबर की तरह जो काम करता है, जैसे मान लो रिबोनाइट रॉड को भी जब रगड़ा गया देखा गया अंबर की तरह ही काम कर रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट आया। इसलिए 600 बीसी के थाल्स ऑफ मेल्टस जो थे, MELETUS है ना, स्पेलिंग जरा देखना के लिए, इन्हीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया।